आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और उनको मैंने अब इसको भी मैं समझाऊंगा और इसके जो मेन नोट्स हैं वो मैंने कॉपी में यहाँ पे नोट कर ली है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं इनको एक बार पढ़ूंगा और जो भी कठिनाई होगी इसमें, जो भी टिपिकल होगा वो मैं आसानी से उसको समझा दूंगा। अब ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व की बात है। एक भारतीय दार्शनिक थे, महर्षि कर्नाड उनका नाम था। उन्होंने कहा था कि कोई भी द्रव्य है या कोई भी पदार्थ है, उसको हम जितना भी विभाजित उसको तोड़ते जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा कि वो सूक्ष्म कण, बहुत छोटे कण में विभाजित हो जाएगा और इसके बाद हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे। और उसी को उन्होंने कहा परमाणु। और फिर हम और आगे करने की कोशिश की। यहाँ पे रासायनिक संयोजन के नियम से अब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। रासायनिक संयोजन के नियम से यहाँ पे से मैंने नोट किया है पूरा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइस एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वर्क के पश्चात रासायनिक संयोजन, केमिकल प्रोसेस या केमिकल कॉम्बिनेशन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। उन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इससे दो रूल निकाले या 2 नियम निकाले, जिसमें एक नियम, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में इसमें द्रव्यमान मीन्स मास का ना तो सृजन, ना उसको क्रिएटेड किया जा सकता है और ना ही विनाश, ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी में 3.1 एक क्रियाकलाप दी गई है, उसको समझते हैं। यह बुक, इसमें 3.1 में क्रियाकलाप है। इसमें आपको ये फ्लास्क नजर आ रहा है। उसमें एक्स और वाई विलयन है। वाई नीचे हमने एक छोटे बीकर में वाई नीचे रख दिया विलयन, और ये यहाँ पे ये जल भरा हुआ है वाई विलयन, और ये एक्स विलयन उसके ऊपर जस्ट ऊपर है। और इस बीकर को डोरी के द्वारा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, डोरी के द्वारा बांध दिया और ऊपर से कॉर्क लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉर्क लगाने के बाद इसको घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा घुमाएंगे तो अब हम देखेंगे क्या होता है। उससे पहले यहाँ पे आप देख लेंगे कि हम इसमें जो एक्स विलियन है उसको हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे जैसे देख लेंगे बेरियम क्लोराइड ले लें, और जो वाई का विलियन हम ले सकते हैं सोडियम सल्फेट ले लें, जिसका मास या द्रव्यमान या कह सकते हैं द्रव्यमान एक्स विलियन का द्रव्यमान 1.22 ग्राम और सोडियम सल्फेट का द्रव्यमान 1.53 ग्राम है। इन दोनों को हम ले लेंगे और बीकर में रख लेंगे और फ्लास्क को बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे। तो हम क्या पाते हैं इसमें, हम यह पाते हैं कि जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट हैं वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और क्या हो जाता है VaSO4 फॉर्म हो जाता है, प्लस NaCl फॉर्म हो जाता है। जो VaSO4 होता है वो प्रेसिपिटेट मतलब कि सफ़ेद रंग में एक तरीके का जम जाता है, और जो NaCl रहता है वह ऊपर तरल के रूप में आ जाता है। ठीक है, इस विधि से हमने क्या देखा कि हम खूब घुमा लेंगे और फिर उसका जो हम मास निकालेंगे, बाद में घुमाने के बाद जो मास निकालेंगे, क्या पाएंगे कि वो सेम रहेगा, जो पहले हमने विलयन लिए थे उन्हीं का सेम आएगा। अब दूसरा हमारा नियम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जो कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो या निश्चित अनुपात में रहते हैं। यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो।
किसी ने भी बनाया हो। हम देख सकते हैं कि जल चाहे हम जम्मू कश्मीर से ले लें या गंगा नदी से ले लें या कुएं से ले लें या फिर हम सागर से ले लें या वर्षा का जल इकट्ठा कर लें, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो ही रहेगा। वहाँ पे चाहे अगर हम नर्मदा नदी से जल लेंगे तो क्या उसका रेशियो चेंज नहीं होगा, फिक्स रेशियो तो उसका फिक्स ही रहेगा, जो एक अच्छे यौगिक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जल। उदाहरण यौगिक, देखो यहाँ पे ये समझाया भी गया। उदाहरण, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अवघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी प्रकार से निर्मित हुई हो, उनका रेशियो फिक्स ही रहता है। अब यहाँ पे आते हैं, डाल्टन के सिद्धांत की विवेचन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। जितने भी द्रव्य मतलब कि हमारे पास आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो सभी परमाणुओं से निर्मित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन में ना तो सृजित होते हैं ना उनका विनाश होता है। पहले भी हमने समझ लिया, तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान एवं केमिकल प्रॉपर्टी एक इक्वल होती हैं, वो चेंज नहीं होती। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो परमाणु से बने होते हैं, परमाणु होते हैं, वो छोटी संख्या में इकट्ठे होकर एक पूर्ण इकट्ठा संयोग बनाकर यौगिक मीन्स कंपाउंड बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, ये हमने पहले भी समझ लिया है। परमाणु, अब हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। जो भी द्रव्य हमारे आसपास दिखाई दे रहा है उसकी रचनात्मक इकाई परमाणु है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बड़ा बिल्डिंग है या घर है तो उसकी इकाई हम कह सकते हैं, बिल्डिंग की इकाई कह सकते हैं उसके कमरे, और जो घर है, घर कैसे बने हैं, दीवारों से, उस दीवारों में ईंट जो यूज़ हो गई है, ईंट हम कह सकते हैं उनकी इकाई है। तो इसी प्रकार कोई भी द्रव्य है तो उसकी इकाई परमाणु होती है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। त्रिज्या मीटर में इनके उदाहरण 10⁻⁻10 हाइड्रोजन परमाणु, 10⁻⁹ जिसकी 10⁻⁹ त्रिज्या मीन्स रेडियस जल अणु की होती है। 10⁻⁸ रेडियस हेमोग्लोबिन अणु जो हमारे रक्त में होते हैं। 10⁻⁴ रेत के कणों की त्रिज्या होती है। 10⁻3 चींटी की त्रिज्या होती है। 10⁻1 सेब की त्रिज्या होती है। तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। अब उन्होंने किसी तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु की प्रदर्शित करता था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरो एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC यही निश्चित करता है कि केमिस्ट्री में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों में 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर का सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जो भी जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम AL ना कि AL। जो पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए
जिससे वो दिखाएगा, सिंबल से दिखाया जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम है तो उसको AL से दिखाएंगे तो पहला तो लेटर कैपिटल होगा और जो उसके बाद लेटर आएगा सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा, ऐसा बड़ा नहीं हो सकता है। जो कोबाल्ट होता है CO से हम उसे दिखाते हैं, सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसको CO दोनों कैपिटल नहीं कर सकते, पहला कैपिटल रहेगा और सेकंड स्मॉल रहेगा, O स्मॉल, इसमें O स्मॉल रहेगा। कुछ तत्व इससे पहले हम कुछ बुक में देख लें जो डॉल्टन्स ने सिंबल दिए थे, जो डॉल्टन्स ने निकाले थे कि किसको कैसे दिखाते। सबसे पहले डॉल्टन्स ने ही दिखाया था। यहाँ पे ये डॉल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीकों को प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। उन्होंने क्या किया कि प्रतीक बनाए। यहाँ पे दिख रहा है, ये हाइड्रोजन का है, ये फॉस्फोरस का है, ये कॉपर का है, ये गोल्ड का है, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा। प्रारंभ में तत्वों के नामों को व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण के कॉपर, सबसे पहले हमें कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ पीला होता है। यहाँ पे ये दिखाया गया। और जो मतलब कि जो परमाणु होते हैं उनको ऐसे प्रतीक या उनको ऐसे सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। ये डॉल्टन्स ने बताए थे। परमाणु तो वैसे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो फिर हम उनको पढ़ते क्यों हैं? परमाणु बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो हम उनको पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि, इसका उत्तर मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारे आसपास का वर्ल्ड कह सकते हैं, विश्व है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सब परमाणुओं से बना है, एटम से बना है। तो हमें चाहिए कि उनको बारे में पढ़ना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु, हाँ, इससे पहले हम कहाँ पे थे? यहाँ पे कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण में क्लोरीन, Cl, जिंक, Zn इत्यादि। ठीक है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण लोह, आयरन का प्रतीक Fe है जो इसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है। इसमें हमने देखा कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं, आयरन, सोडियम, उनको अलग से दर्शाया गया। जैसे जर्मन लैंग्वेज में आयरन को फेरम कहते हैं तो Fe से दर्शा दिया, सोडियम को Na से दर्शा दिया, पोटेशियम को K से दर्शा दिया। अब परमाणु द्रव्यमान इकाई, कार्बन 12 समस्थानिक, जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का, के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 वे भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। इसको IPSC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तत्व और परमाणु द्रव्यमान, जिसको U से दर्शाते हैं परमाणु द्रव्यमान को, मीन्स एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है, सोडियम का 23 एटॉमिक मास होता है, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे परमाणु का अस्तित्व। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु तथा आयन अत्यधिक पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं जिसे हम अनुभव और छू सकते हैं। अणु एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। बहुत सारे परमाणु
एक ही प्रकार के परमाणु परस्पर को संयोग करके या कह सकते हैं हम मिलके अणु का मीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम मतलब कि सबसे छोटा कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। ये पदार्थ के सभी गुणधर्म मीन्स प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। अब तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ऑर्गन, एआर, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु 2 परमाणुओं से बनता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि O3 है तो O3 में जो एटम्स रहेंगे 3 एटम्स रहेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में, जिससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं तत्वों के प्रकार, नाम और ये परमाणुकता। यहाँ पे जैसे अधातु और धातु में बांटा जाता है, ये मैंने सेकंड वीडियो में चैप्टर 2 में समझा चुका हूँ और आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, जो कि अधातु में है, और धातु सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गन में एक परमाणु से बनता है एआर, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। हीलियम एक परमाणुक है, ऑक्सीजन द्वि परमाणुक है, O2 मतलब कि उसमें दो प्रकार के एटम से संयोग से बनता है, जिसमें लेकिन वो एक समान होते हैं। हाइड्रोजन द्वि परमाणुक है, H2, नाइट्रोजन N2 द्वि परमाणुक है, क्लोरीन Cl2 द्वि परमाणुक है, फास्फोरस चतुर्परमाणुक है, सल्फर बहुपरमाणुक है। वैसे सोडियम एक परमाणुक है, आयरन एक परमाणुक है, एल्यूमिनियम एक परमाणुक है, कॉपर एक परमाणुक है। अब ये इसका पार्ट A कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट B में आगे समझेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स माई वीडियो।